गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हमारा पहला टॉपिक आज है गोवा लिबरेशन डे। तो 19 दिसंबर को हम इंडिया में गोवा लिबरेशन डे को ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली 1961 में इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस ने, तीनों फोर्सेस ने बेसिकली, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ने मिल के ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, जब हमने पोर्चुगीज़ फोर्सेस को हरा के गोवा को पोर्चुगीज़ कंट्रोल से हमने लिबरेट कराया था। ठीक है। तो जब हमारा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आप देख लो कि जो पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ थी इंडिया में, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और अंजदीवा आइलैंड। अभी अंजदीवा आइलैंड जिन्होंने नहीं सुना उनको ये पता होना चाहिए कि वो गोवा में ही है। आपने वो बेस देखा होगा, अ, जो इंडिया का जो नेवल बेस है वहाँ पर, वो उसके पास में ही है ये। जो कारवाड़ बेस है जो इंडिया का, उसके बिल्कुल पास में है ये अंजदीवा आइलैंड। ठीक है। तो गोवा का ही एक पार्ट है ये। तो ये सारी कॉलोनीज़ होती थी पोर्चुगीज़ की। तो इंडिया की आज़ादी के बाद भी ये बहुत लंबे टाइम तक पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ रहीं। तो गोवा में इंडिया ने शुरू में तो बहुत डिप्लोमेटिकली उनको बोला कि आप छोड़ के चले जाओ यहाँ से, बहुत हमने बातें करी उनके साथ, बट वो जा नहीं रहे थे। तो इंडिया को मिलिट्री एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट हो चुका था। तो इंडिया ने 1961 में, दिसंबर 18 1961 में मिलिट्री एक्शन लिया, जिसको ऑपरेशन विजय कहते हैं। और सिर्फ 36 घंटे के अंदर अंदर हमने उनको वहाँ से सरेंडर करवा दिया पोर्चुगीज़ को। और जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर साइन करके पोर्चुगीज़ रूल को उस रीजन में एंड कर दिया। ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, वो है एट्थ बेसिन ऑफ इंडिया। अब ये कौन सा बेसिन? ऑयल बेसिन। अब रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने बंगाल बेसिन जो है वो इंडिया को, पूरे नेशन को एक तरह से डेडिकेट किया है। तो एट्थ ऑयल प्रोड्यूसिंग बेसिन जो है वो बन जाएगा ये। तो यहाँ पर ऑयल भी होगा, प्रोबेबली नेचुरल गैस भी मिल सकती है यहाँ पर। तो ये ओएनजीसी ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये कहाँ पर पड़ता है? 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, ये आपने सुना, ये बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर पड़ता है। तो इसको अशोकनगर 1, ये ऑयल प्रोडक्शन जो है वो वेल है वहाँ पर, जो है अशोकनगर 1 बंगाल में। तो इसको, इस एरिया को हमने नाम दिया बंगाल बेसिन। तो ये इंडिया का एट्थ बेसिन बनता है। ठीक है। तो ये ऑयल बेसिन्स कितने हैं इंडिया में? अभी तक 7 ऑयल बेसिन्स थे। कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई ऑफशोर, असम शेल्फ, राजस्थान कावेरी, असम अराकन फ्लड बेल्ट एंड कैम्बे। कैम्बे वाला कौन सा रीजन है? जो गल्फ ऑफ कैम्बे, या फिर हिंदी में जिसको गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं, गुजरात के पास है। तो ये 7 ऐसे हमारे बेसिन्स थे, उसमें ये एट्थ ऐड हो गया है, जो कि बंगाल में मिला है। ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया है? ओएनजीसी ने। ठीक है। वो जो हमारी ओएनजीसी जो है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स और ये सब डिस्कवर करती है। और ओएनजीसी विदेश जो है वो हमारी आउट ऑफ कंट्री जो है, जो ऑयल बेसिन्स या जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, उनको, उनके एक्सप्लोरेशन वगैरह का काम करती है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खुदीराम बोस जी। ठीक है। तो इसको, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं वो, जो हमारे बंगाल के रेवोल्यूशनरी थे खुदीराम बोस जी, उनके घर पे गए थे, उनके नेटिव विलेज गए थे। तो हु वॉज खुदीराम बोस, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली वो एक रेवोल्यूशनरी जो फैक्शन था, जो हमारे इंडिपेंडेंस, जो हमारे स्ट्रगल में जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, उनका एक पार्ट थे, उस फैक्शन का एक पार्ट थे बंगाल में। तो इन्होंने अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया था 20th सेंचुरी में। और बहुत फेमस हैं ये किस चीज़ के लिए? क्योंकि इन्होंने असैसिनेट करने की कोशिश की थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरपुर को। ठीक है। वो उसको क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा जजमेंट देने लग गया था, और बहुत ज़्यादा उनको तंग करने लग गया था एक तरह से। जजमेंट मतलब कि एक तरह से वो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, तो वो बहुत ज़्यादा, जो डीसी थे वो, तो वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज के ऊपर क्लैम्प डाउन कर रहा था, और उनको अरेस्ट करने की जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता था। ठीक है। तो इसलिए उसको मारने के का प्लान इन्होंने बनाया था। इन्होंने ट्राई किया था 1908 में, बट ऑफ कोर्स वो नहीं मार नहीं पाए थे। बट असैसिनेट कर इनका जो टास्क था वो इन्हीं को मिला था। ठीक है। अब ये हमारे जो खुदीराम बोस जी हैं, वो जो हमारे श्री अरबिंदो का नाम सुना है आपने, और सिस्टर निवेदिता, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो ये श्री अरबिंदो की ही ऑर्गेनाइजेशन थी आगे, अनुशीलन समिति। उनके उनके जो ब्रदर थे वही उसको चलाते थे। तो अनुशीलन समिति जो है वो रेवोल्यूशनरी एक सोसाइटी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि असैसिनेशंस वगैरह करती थी वहाँ पर, ब्रिटिश जो है कॉलोनियल ऑफिसर्स वगैरह के। तो उनका एक, वो इसका पार्ट बन गए थे खुदीराम बोस जी।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्कर्स डाटाबेस। तो अभी एक जो है कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, उन्होंने बोला है कि हमारे जब कोविड का जो हमने लॉकडाउन किया तो हमारे पास माइग्रेंट्स का डेटाबेस नहीं था, तो इसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम आई, हमको उनको आइडेंटिफाई करके उनको बेनिफिट्स पहुंचाने में, उनको खाना देने में या उनकी हेल्प करने में, उनको अपने घर तक पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि हमारे पास कोई डेटाबेस ही नहीं था उनका। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इस कमेटी ने कहा है कि ये आने वाले टाइम में ऐसी बहुत इश्यूज आ सकते हैं और भी ऐसे पेंडेमिक्स आ सकती हैं, ऐसी सिचुएशंस और भी आ सकती हैं, तो हमको एक प्रॉपर डेटाबेस बनाना ज़रूरी है। और दूसरी इन्होंने चीज़ क्या बोली है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज़ जो है एक्ट है वो बहुत पुराने हो गए हैं और वो इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए इतने ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री तो ऑलरेडी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को देख रही है कि इसके अंदर हम क्या ऐसे प्रोविजंस ला सकते हैं जिससे इसको अप टू डेट किया जा सके, और फ्यूचर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए, जो पेंडेमिक जैसे सिचुएशन आए, तो इस एक्ट का हम कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कमेटी ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है वो 1897 का बना है, मतलब स्पेनिश फ्लू जो 1919 में आया था, 18 में आया था, 1918 और 1919 के बीच में आया था, उससे भी पुराना है ये एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट। ठीक है, और इसका यूज़ करके हम कोविड की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंदर प्रोविजंस बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको जो है रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपडेट करके अमेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और इसके अंदर ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि जब हमारा कोरोना वायरस का लॉकडाउन मार्च 22 में लगा था, लेकिन उसी मंथ में हमने अपने एयरपोर्ट्स पर सिर्फ जो हम जो बाहर से पैसेंजर्स आ रहे थे उनकी सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करके उनको आने दिया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई, ये आपको पता ही होगा, ये बहुत एक क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है हमारे एयरपोर्ट ऑफिशियल्स का और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का भी, कि वो सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करते थे, देखते थे कि फ़ीवर है उनको, अगर फ़ीवर नहीं होता था तो उनको जाने देते थे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे या फिर वो लोग जो जानबूझकर इंडिया में आना चाहते थे कि उनका घर था, तो वो क्या करते थे कि वो बुखार की कोई दवाई खा के आ जाते थे, जिससे उनका टेम्परेचर जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग में नहीं आता था, लेकिन वो इंडिया में कोरोना वायरस लेकर आ चुके थे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए उसके लिए भी होम मिनिस्ट्री को आगे गाइडलाइंस बनाने के लिए इस कमेटी ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक प्रिजन रिपोर्ट। तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जो है उन्होंने एक प्रिजन रिपोर्ट निकाली है जिसमें रिस्पॉन्डिंग टू द पैंडेमिक प्रिजन्स एंड ओवरक्राउडिंग, तो ये नाम है रिपोर्ट का। तो इसमें क्या कहा है कि जब पैंडेमिक की सिचुएशन आई, तो जब कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ, तो अप्रैल से लेकर जून तक जो है जो प्रिजन्स थी उनमें जो प्रिजनर्स थे उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है, 10.42% जो है वो प्रिजनर्स कम हो गए थे। क्यों हुए थे कम? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि जो ओवर क्राउडिंग हुई पड़ी है प्रिजन्स में, उससे क्या है कि वहाँ पर खतरा है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाएगी, इसलिए आप कुछ जो नॉर्मल प्रिजनर्स हैं जिनकी कोई बड़ी सज़ा नहीं है उन सबको आप रिलीज़ कर दो। तो उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट्स ने, प्रिजन अथॉरिटीज़ ने मिलके जो है आइडेंटिफाई करके उनको रिलीज़ किया था। तो फिर धीरे धीरे आप देखो कि 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में जो पहले 107.8% ऑक्यूपेंसी होती थी, मतलब कि अगर 100 लोगों की जगह तो एक तरह से 108 लोग अगर वहाँ पर होते थे, तो उसको वो अप्रैल 2020 तक वो 103 आ गए, और फिर धीरे धीरे जून 2020 जून 30 2020 तक वो 93.3% ऑक्यूपेंसी हो गई। ठीक है, लेकिन 27% जो प्रिजन्स हैं 19 स्टेट्स में या फिर यूटीज़ में वो अभी तक ओवर क्राउडेड हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कह रही है कि हमको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना है और मेंटेनेंस, हमने जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हमने प्रिजन में प्रोवाइड कराई हैं प्रिजनर्स को, जैसे कि वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज़, वो सब इंट्रोड्यूस कराते रहो, ताकि जो है उनके ह्यूमन राइट्स की जो है वो वैल्यू की जा सके और उनको हम थोड़ी सी एटलीस्ट उनकी लाइफ को ईजियर बना सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंटिनलीज ट्राइब। अब ये एक हमारी जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने सजेशन दिया है कि जो है अगर हमने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए खोल दिया नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को, तो वो जो वहाँ पर सेंटिनलीज ट्राइब है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी ही 50 से 100 तक रह चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने रिपोर्ट में सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को
कि आप बिल्कुल भी उनके राइट्स के साथ, क्योंकि उनके जो है वो बिल्कुल छेड़खानी मत करो वहाँ पर, कमर्शियल लोगों को मत जाने दो, और उनकी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बिल्कुल भी मत होने दो, ठीक है। क्योंकि उनके जो राइट्स हैं, उस ट्राइब के जो राइट्स हैं वो अनअसेलेबल हैं, मतलब उनको रोका नहीं जा सकता, डिफीट नहीं किया जा सकता, नॉन नेगोशिएबल है, मतलब उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती, उन राइट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, और अनइनफ्रिंजेबल है, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता उन राइट्स को, ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 50 से 100 रह गई है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। अभी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। और हम देख लेते हैं थोड़ी सी और कौन कौन सी ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं। ग्रेट अंडमानीज, जरावाज, ओंज, शोम्पेन्स और नॉर्थ सेंटिनलीज। अब थोड़े ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं। ग्रेट अंडमानीज ट्राइब जो है वो स्ट्रेट आइलैंड में रहती है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में। सिर्फ 50 जो है वो रह चुके हैं, ग्रेट अंडमानीज ट्राइब के जो लोग हैं वो सिर्फ 50 रह चुके हैं आज की सिचुएशन में, ठीक है। ऐसे ही जरावा ट्राइब है साउथ अंडमान और मिडल मिडल अंडमान आइलैंड्स में, ये 300 से 400 रह चुके हैं उनके कम्युनिटी के मेंबर्स। सेंटिनलीज जो हमारे भी न्यूज़ में चल रहा है, ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में, नॉर्थ अंडमान रीजन में, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 50 से 100 रह चुकी है, ठीक है। तो आप देख लो कि कितने कम लोग रह गए, उनको प्रिवेंशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। एक ऑन ट्राइब रह गई है, वो लिटिल अंडमान आइलैंड में है, वो 100 से कम रह चुकी है, तो इनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो जो अंडमान ट्राइब्स हैं वो नेग्रीटो जो है ग्रुप की होती हैं, और जो निकोबार ट्राइब्स हैं वो मंगोलॉइड जो रेशियल ग्रुप की होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सी फेयरिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट वेलिंग, इन सब ही ऑक्यूपेशन में भी इन्वॉल्व हैं। ये एक तरह से कट ऑफ है हमारी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनसे। तो ये अपना अभी भी पुरानी ही जो है मतलब प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी पे ही जी रही हैं, ठीक है। तो पीवीटीजीज क्या होता है? पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन होते हैं? जो कि डिक्लाइन हो रही है जिनकी पॉपुलेशन, या फिर खड़ी हुई है, स्टैग्नेंट है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और इकोनॉमिकली भी बहुत बैकवर्ड है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी के। ऐसे टोटल 75 ग्रुप्स इंडिया में आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी। अब ये किसके अंडर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, ठीक है। तो अब याद रखना कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर नहीं है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, ठीक है। इसको 1945 में बनाया गया था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ये बेसिकली वही ट्राइब्स की और कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। और ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स जो हैं वो पुरानी जनरेशन और जो करंट जनरेशन है उसके बारे में वो रखते हैं अपने पास, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ट्रेनिंग सेंटर है स्टूडेंट्स का, जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी यही होता है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं, ये आप इसके ऊपर एमसीक्यूज़ कर लेना। इसके ऊपर आप आइलैंड जो है ये एडिटोरियल सिंप्लीफाइड है, ये भी पढ़ लेना दोनों। पोस्टल बैलेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। फिर ये एक बहुत अच्छा हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज पे आया था हिंदू के, इसको भी पढ़ लेना। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। सो वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।